हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस अ, भाग में हम एक नया वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। टॉपिक होगा भारत में लोक प्रशासन या भारतीय लोक प्रशासन, और इसमें हम इसके 3 भाग करेंगे। इस सेगमेंट में 3 भाग होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हम तीनों ही भाग में भारतीय लोक प्रशासन से संबंधित लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलने वाले बीए और एमए के भारतीय लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करता है, और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के लोक प्रशासन विषय के जो पेपर सेकंड है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली RAS और RTS भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के अंतर्गत शामिल लोक प्रशासन खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, और इसके बाद आने वाले 2 अन्य वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से तैयार करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लीजिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ली आयोग का जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें विभिन्न परीक्षाओं में। तो लोक सेवाओं में सुधार के लिए 1923 में विस्काउंट ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया, और आयोग ने निम्नांकित सिफारिशें की। क्या क्या सिफारिशें की इस आयोग ने? देखिए, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है इसकी, कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, और इसी की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में की गई। इसके अलावा कुछ अन्य सिफारिशें देखिए कि उच्च पदों में 20% प्रांतीय सिविल सेवाओं में पदोन्नति द्वारा और शेष प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि जितने भी ब्रिटिश काल के दौरान उच्च पद थे उनके 20% राज्य की जो सिविल सेवाएं हैं उनसे प्रमोट करके भर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 100 पद है, 100 में से 20 पद स्टेट सिविल सर्विसेज से, राज्यों की जो लोक सेवा है उससे आएंगे, और 80% पद जो है सीधी भर्ती द्वारा बिल्कुल फ्रेशर को भर्ती करते हुए भरे जाएंगे। प्रत्यक्ष भर्ती जो होगी उसमें कहा गया कि ब्रिटिश और भारतीयों का अनुपात 50-50 हो, यानी कि 40 तो ब्रिटिश नागरिक होंगे और 40 ही जो है भारतीय नागरिक होंगे। इसके बाद देखिए आगे इसने कहा कि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो सिंचाई इरिगेशन ब्रांच है वो, और IMS यानी इंडियन मेडिकल सर्विस को बनाए रखा जाए। ये चल रहा था कि इनमें से किस सेवा को समाप्त किया जाए, तो आयोग ने कहा कि इनको बनाए रखा जाए। लेकिन साथ ही कहा IAS और IES यानी IES इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस है, और IES इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, IVS इंडियन वेटरिनरी सेवा में अब कोई नई भर्ती न की जाए। तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन और वेटरनरी इन सेवाओं के लिए कहा गया कि इनमें कोई भर्ती न की जाए, और इन सेवाओं को ICS, IPS, IFS, IES यानी इंजीनियरिंग, ये IES इंजीनियरिंग है, ये IES एजुकेशन है, अंतर समझिए, और IMS इंडियन मेडिकल सेवा को बनाए रखा जाए। तो कुछ सेवाओं को तो बनाए रखा जाए, और कुछ के बारे में कहा कि इनमें हालांकि सेवाएं में जो है नई भर्ती न की जाए। तो धीरे धीरे जब नई भर्ती न होगी
तो ये सेवाएं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कहा गया, इसने आयोग ने कहा कि जी माफ़ कीजिए, केवल 3 ही मुख्य इसकी सिफारिश हैं। 3 में भी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये याद रखिएगा कि जो लोक सेवा आयोग जो बनाया गया, वो हमारा जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये हम लोक सेवा आयोग वाले वीडियो में देख चुके हैं, आप उस वीडियो को एक बार फिर देखें। और उसमें यह कहा गया कि इसकी स्थापना की जो सिफारिश है 1923 में गठित विस्काउंट ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई। इसके बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? यह भी पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, उसके सदस्य कौन होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिए केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं, यानी जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य लोकसभा में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य, माफ़ कीजिए, लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो इनको जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कुल मिला के सार ये हुआ दोनों पॉइंट्स का कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं, ध्यान रखिए विधान परिषद शामिल नहीं है यहाँ पे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप जानते हैं कि राज्य की जो विधायिका या विधान मंडल है उसके 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। राज्य, सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल कहेंगे, दिल्ली और पांडिचेरी, इनमें जो है विधानसभाएं हैं, तो इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो कुल मिला के तीनों ही जो सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो सिंपल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करेगा कि जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। फिर उसके बाद है, यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो गठबंधन के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बहुमत प्राप्त, जैसे कि हम जानते हैं 543 जो हमारी सीटें हैं, 272 का आंकड़ा है, तो वो प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर राष्ट्रपति देखता है कि सबसे बड़ा दल कौन सा है। जैसे मान लीजिए किसी दल को 250 सीटें प्राप्त हुई है, तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और उसको कहता है कि भाई 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी समय राष्ट्रपति उचित समझे उतने दिनों में बहुमत साबित करके दिखाओ। तो वो जो है बहुमत साबित कर देता है, तो फिर पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है। या फिर कई बार कुछ छोटे दलों को लेके गठबंधन बना लेता है एक बड़ा दल, जैसे एनडीए की हम बात करें, नेशनल राष्ट्रीय जनतांत्रिक या राष्ट्रीय राजग जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, एनडीए। तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और उसके साथ ही कुछ अन्य दल, छोटे छोटे दल उसके साथी दल हैं, जैसे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड एक दल है, तो बिहार का ये दल है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के दलों को मिलाकर गठबंधन बना लेता है बड़ा दल, तो फिर
राष्ट्रपति उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सिंपल है। यही स्थिति राज्यों के संदर्भ में रहती है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और यदि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो गठबंधन को, और या फिर सबसे बड़े दल को। अगला पॉइंट हम लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट में क्या अंतर है? तो देखिए, मंत्री परिषद यूँ समझिए इसको, मंत्री परिषद एक बड़ा गोला है और मंत्रिमंडल इसके अंदर समाहित एक छोटा गोला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार ये होता है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो विभाग या मंत्रालयों के हेड होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए, मंत्री परिषद में कौन से 3 प्रकार के मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री, अभी मैंने कहा मंत्री परिषद एक बड़ा सर्किल है और मंत्रिमंडल एक छोटा सर्किल है। ये कैबिनेट मंत्री जो है केवल ये ही मंत्रिमंडल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये शामिल हैं मंत्री परिषद में। उसके अलावा राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और उप मंत्री भी शामिल होते हैं, जबकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री। तो ये यदि केवल आपसे एक अंतर पूछे तो यही अंतर है कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल हैं और मंत्रिमंडल में केवल एक प्रकार के मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं। मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। संविधान, जबकि मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल के संविधान के मूल पाठ में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 की सिफारिश करने के संदर्भ में यह शब्द जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल का जो है उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, सिवा मूल संविधान में कहीं नहीं था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें यह कहा गया कि आपातकाल की जो सिफारिश है वो मंत्रिमंडल की लिखित जो है सिफारिश के बाद राष्ट्रपति उस आपातकाल की घोषणा करेगा। तो इसलिए यहाँ पर यह शब्द आया है, 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है ये शब्द इसमें शामिल किया गया है। उससे पहले जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में मंत्री परिषद ही था, मंत्रिमंडल कहीं नहीं था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तय की गई है। यानी कि अब सभी प्रकार के मंत्रियों की जो संख्या है वो, हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनका 15% उससे अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार राज्यों की बात करें तो राज्यों की जो विधानसभा है उसकी जो सीटें, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में हम जानते हैं 200 सीटें हैं, 200 सीटों का 15% बनता है हमारा 30। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कुल मिला के कितनी हो सकती है? 30। और लोकसभा की बात करें तो 543 का ये शायद 79-80 कुछ बनता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो 79 या 80 जो है कुल मिला के सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में। तो अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल की सदस्यों की अधिकतम सीमा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री कितने भी हो सकते हैं, चाहे तो सारे ही मंत्री कैबिनेट हो सकते हैं। मंत्री परिषद में प्राय, जरूरी नहीं है पर प्राय 50 से 70 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में प्राय 15 से 20 सदस्य होते हैं। यानी कुल मिला के जो मंत्री परिषद के जो 3 प्रकार के मंत्री हैं उनकी संख्या अभी हमने देखा 79 तक मैक्सिमम हो सकती है। 79-80 जो भी आता है आप कैलकुलेट करके देखिएगा। और उधर मंत्रिमंडल में प्राय 15 से 20 मंत्री ही बनाए जाते हैं, यानी बाकी के राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं।
इसकी बैठक यानी मंत्रिपरिषद की बैठक प्राय नहीं होती है, बहुत कम, 5 सालों में कभी कभार कोई बैठक होती है, वरना उसकी बैठक नहीं होती है। लेकिन कैबिनेट जो है, मंत्रिमंडल जो है, इसकी हर सप्ताह प्राय बैठक होती रहती है। तो ये 5 अंतर आप ध्यान में रखें तो एक लघु उत्तरात्मक आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बजट की परिभाषा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है। बजट क्या होता है? बजट होता है आगामी वित्त वर्ष, पहले तो अगला जो साल आ रहा है, अभी जो चल रहा है जो नहीं, अगला साल, अगले साल में सरकार के संभावित आय, कि सरकार को कितनी आय प्राप्त हो सकती है, और व्यय यानी सरकार कितना खर्च कर सकती है, उसका एक विवरण ही बजट है। तो अगले साल में सरकार को आय कितनी होगी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, अनुमान है ये, और सरकार कितना खर्च करेगी, इन दोनों को का जो लिखित विवरण है उसको हम क्या कहते हैं? बजट। लेकिन ये अगले वर्ष के लिए। शाब्दिक अर्थ जो है बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से उपजा हुआ शब्द है। ब्रिटेन में जब शुरुआत में बजट पेश किया जाता था तो बजट संबंधी जो कागज़ होते थे वो एक चमड़े में के थैले में रखकर वित्त मंत्री लोकसभा में लेके आता था, तो उस चमड़े के थैले को बजट कहते थे। तो लेकिन ये बजट शब्द उन कागज़ों के लिए प्रचलित हो गया। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ जब हमने बजट का वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को एक बार वापस देखिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 112 है, इसमें इसका क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट न कह के वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सरकार ने पिछले बजट में इसको बजट के स्थान पर बही खाता शब्द यूज़ किया है हमारे भारत में। इसको बही खाता कहा है। हालांकि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा है, लेकिन सरकार ने जो है सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसमें इसको बही खाता कहा है। और साथ ही साथ इसको लाल कपड़े में बांध के वित्त मंत्री लेकर आई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, और उन्होंने पेश किया था। बजट से ही संबंधित अगले 2-3 पॉइंट और लेंगे हम, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोजन विधेयक, कई जगह लिखा है इसको। अनुच्छेद 114 में इसका उल्लेख है। विनियोग का अर्थ होता है अप्रोप्रिएशन, अंग्रेजी में जिसे कहा गया, इसका अर्थ होता है बांटना। शाब्दिक अर्थ होता है बांटना, यानी जो कुल धन खर्च करेगी सरकार, उस धन को विभिन्न मदों पर बांटना। जैसे कि शिक्षा में कितना खर्च करेगी, पेयजल पे कितना, सिंचाई पे कितना, कृषि पे कितना, ब्याज कितना देगी सरकार, देश की सुरक्षा पे कितना। तो विभिन्न जो मदें हैं भारत सरकार की, उन मदों में बांटना। तो ज़रा देखिएगा इसको। इसका उल्लेख 114 में किया गया है, पर हम 110 को थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बोलता है। और क्या लिखा है जो देखिए, भारत की संचित निधि, सरकार का जो कोष है जिसमें सरकार की समस्त आय जमा होती है, उसको हम कहते हैं संचित निधि। संचित निधि में से कोई भी धन बिना कानून द्वारा विनियोजन के नहीं निकाल सकता है। यानी संचित निधि में से सरकार को 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए उसको, सरकार को संसद से कानून बनवाना पड़ेगा, संसद में कानून पारित करवाना पड़ेगा, तभी वो धन निकाल सकती है। तो कानून बनाने के लिए जो विधेयक बनाया जाता है उसको हम विनियोग विधेयक कहेंगे। तो उपर्युक्त की अनुपालना में सभी अनुदान मांगे। अनुदान मांगों का क्या अर्थ है? अनुदान मांगों का आगे भी अर्थ आएगा, अभी सिंपली समझे कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग द्वारा कितना धन खर्च किए जाने का अनुमान है, उस अनुमानों को हम कहेंगे अनुदान मांगे। इनको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इन पर बहस होती है, और लोकसभा में पारित होने के बाद उस मंत्रालय विभाग को खर्च करने की अनुमति प्राप्त होती है। तो जितनी भी अनुदान मांगे, अनुदान मांगों को समाहित करते हुए, यानी एक जगह करके एक विधेयक बनाया जाता है, उस विधेयक को कहते हैं विनियोग विधेयक के रूप में। ये कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है।
यहाँ पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रमाणित करने के बाद इसको कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं, जो इसमें किसी प्रकार का संशोधन या इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती है। यानी राज्यसभा केवल इस पर चर्चा करती है और उसके लिए भी राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया गया है। यानी राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इसको पारित करना होगा। यदि राज्यसभा 14 दिन में इसको पारित नहीं करती है तो इसको राज्यसभा में पारित हुआ मान लिया जाएगा और राज्यसभा को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि इसमें जो धन अलॉट किया गया है उसमें किसी प्रकार की कमी करे या इसको अस्वीकार करे। उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पहले भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है और पुनः जब राज्यसभा में भी ये पारित हो जाता है तो इसको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाता है और सरकार को धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 110 की पालना में ये विधेयक बनाया जाता है कि जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, उन सभी को जो धन खर्च करना है उनको हम इंडिविजुअली अनुदान मांगे कहते हैं। उन सभी को मिला के एक विधेयक बनाया जाता है, उस विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं और वो एक प्योरली धन विधेयक है जो कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, राज्यसभा में केवल इन पर चर्चा भर होती है, वो भी 14 दिनों के अंदर अंदर। विनियोग विधेयक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। विनियोग विधेयक में सभी अनुदान मांगों को प्रभारित खर्चों सहित रखा जाता है। दो प्रकार के खर्च होते हैं सरकार जो करती है, एक होते हैं वोटेड और एक होते हैं चार्ज्ड। वोटेड वो होते हैं जिन पर संसद में लोकसभा में बहस होती है और मतदान होता है, जबकि चार्ज्ड खर्चे वो होते हैं, कुछ अनिवार्य प्रकृति के खर्चे हैं जो चार्ज्ड खर्चे हैं, इनके ऊपर लोकसभा में केवल चर्चा होती है, बहस होती है, इन पर मतदान नहीं होता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक ही है, जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से संचित निधि से धन का विनियोग का अर्थ है निकालना। अभी मैंने बताया बांटना या निकालना, तो धन निकाला जाता है संचित निधि से, इसलिए ये एक धन विधेयक है। विनियोग विधेयक में शामिल किसी अनुदान या प्रभारित व्यय की राशि या उद्देश्य में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के किसी भी सदन को नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है। विनियोग विधेयक में जो राशि प्रस्तावित की है सरकार ने, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न लोकसभा कर सकती है न राज्यसभा। अतः ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल अनुदान मांगों को लोकसभा पहले ही अलग अलग पारित कर चुकी होती है। ये उल्लेखनीय बात है। विनियोग विधेयक जो बना है वो अनुदान मांगों को एक जगह इकट्ठी करने से बना है। प्रत्येक अनुदान मांग पर लोकसभा में बहस होती है और उसको पारित किया जाता है। जब अनुदान मांग के रूप में, जैसे मान लीजिए बहुत ही सिंपल हम उदाहरण लें, ए, बी और सी 3 डिपार्टमेंट है सरकार के, तीनों की जो है अनुदान मांगे हैं, इसकी मान लीजिए 100 रुपये, इसकी 60 रुपये और इसकी 40 रुपये। इन अनुदान मांगों को लोकसभा में पेश किया गया था, इन पे बहस हुई थी और ये पारित हो गई। अब विनियोग विधेयक में क्या है? विनियोग विधेयक में इन तीनों का जोड़ है, यानी 200 रुपये। तो जब ये 200 रुपये पहले ही संसद पारित कर चुकी है तो अब इसमें किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं कर सकती। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको पारित करना, और पारित हो भी जाता है क्योंकि सरकार का बहुमत रहता है लोकसभा में, इसलिए उसे पारित करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। अतः इस दौरान केवल ऐसी सार्वजनिक प्रशासनिक नीतियों व मुद्दों पर ही बहस होती है जिनको अलग अलग मांगों, अनुदान मांगों में बहस करते समय नहीं उठाया गया था। यानी इंडिविजुअल जब बहस हो रही थी हर एक विभाग की अनुदान मांगों की, तब वो बात नहीं आई थी, लेकिन अब कोई जनरल बात है जो कि
बिल्कुल सभी अनुदान मांगों से या सभी विभागों से रिलेटेड उस पर बहस होती है विनियोग विधेयक में। अनुदान मांगों पर स्वीकृति केवल विभागों को राशि उपलब्ध करवाने की मंजूरी मात्र है, लेकिन उपलब्ध राशि को खर्च करने की अनुमति विनियोग विधेयक से प्राप्त होती है। यह महत्वपूर्ण है। अनुदान मांग पारित हो गई, ए विभाग के लिए 100 रुपये, बी के लिए 60, सी के लिए 40, उसको अलॉटमेंट हो गया, यानी धन उसको उपलब्ध हो गया, लेकिन अब भी वो धन विभाग खर्च नहीं कर सकता है जबकि विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए। तो अनुदान मांग, एक बार ये प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में कि जब अलग अलग सभी विभागों की मांगे मान ली गई है, पारित हो चुकी है, तो फिर अब उन सबको एक जगह इकट्ठी करने के पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक यह है कि उन विभागों को अलॉट हुआ है वो धन अनुदान मांग से, उनके मान लीजिए खाते में जमा हुआ है वो पैसा, लेकिन अभी भी वो उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। वो खुश हो सकते हैं कि हमारी अनुदान मांग पारित हो गई, हमें वो पैसा अलॉट हो गया, लेकिन खर्च करने में उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके हाथ खर्च करने के लिए कब खुलेंगे? जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। इसके बाद आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्र किया जा सकता है। तो फाइनेंस बिल जहाँ अप्रोप्रिएशन बिल खर्च से संबंधित था, वहीं फाइनेंस बिल जो है ये सरकार की आय से संबंधित है। तो इसको समझिए। इसकी अनुपालना में लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उल्लेख लोकसभा के नियम 219 में है। तो ये वित्त विधेयक है, ये पूरी तरह किससे संबंधित है? कर से संबंधित है। यानी यहाँ भी वही बात है, जैसे सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती बिना कानून बनाए, वैसे ही सरकार जनता पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा सकती बिना कानून बनाए। तो टैक्स तो लगाना ही है सरकार को, तो टैक्स लगाने के लिए जो कानून बनाती है उसे कहते हैं हम वित्त विधेयक। तो इसका उल्लेख लोकसभा नियम 219 में भी है। और इसमें क्या होता है जो देखिएगा, वास्तव में यह बजट का दूसरा भाग यानी आय से संबंधित है, जिसे भावी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्ताव और किसी अन्य वर्ष के लिए वर्ष के पूरक वित्तीय प्रस्ताव, मान लीजिए किसी वर्ष में सरकार ने कम कर लगाया है तो उससे संबंधित प्रस्ताव भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, उनको पूरक प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव करों से संबंधित है। कुछ कर स्थायी प्रकृति के होते हैं, जैसे आयकर मान लीजिए वर्षों से चल रहा है, जिनकी केवल दरें परिवर्तित होती है। कुछ नए भी कर लगाती है सरकार, तो नए और पुराने दोनों प्रकार के करों का समावेश इसमें होता है। वर्तमान करों की दरें बढ़ाने और नवीन कर लगाने के लिए लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। पहले से जो कर लगाया है सरकार ने उस कर की मान लीजिए दर बढ़ाना चाहती है, जैसे आयकर का हम बात करें कि 10%, 20% और 30%, 3 स्लैब बनी हुई है, और इनमें परिवर्तन करके सरकार अब करना चाहती है 12%, 25% और 35%। तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो वित्त विधेयक में शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ कोई नया प्रकार का भी टैक्स लगाना चाहती है सरकार जो पहले नहीं लगा था, तो उससे संबंधित प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के एक लाइन में यदि मैं कहना चाहूँ तो सिंपल है कि वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, जिसका उल्लेख लोकसभा नियम 219 में है, उसका सीधा मतलब यह है कि सरकार इसके माध्यम से कर लगाती है। वित्त विधेयक भी एक धन विधेयक है, ये फिर एक बात और आ गई। जैसे एप्रोप्रिएशन बिल था, विनियोजन विधेयक, क्योंकि यह करों व संचित निधि में धन डालने से संबंधित है, अतः इस पर भी अनुच्छेद 110 तो लागू होता ही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखिए, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 का एक कानून है। इसके अनुसार क्या होता है, वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के 75 दिन के भीतर इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जानी चाहिए। ये एक उल्लेखनीय बात है वित्त विधेयक के बारे में कि 75 दिन के अंदर अंदर इसको
राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी जब यह पारित हो जाता है, संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा दिन का समय नहीं रहता। ये एक उल्लेखनीय बात है कि जहाँ पर संविधान में राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा ये उल्लेख नहीं है, वहीं पर यहाँ पर ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति को विद इन 75 डेज इसके प्रस्तुत करने के अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। आगे देखिए, विनियोग विधेयक के विपरीत इस पर करों को घटाने या समाप्त करने के प्रस्ताव लोकसभा में बढ़ाने के नहीं, ये महत्वपूर्ण है, आते हैं जिनको सरकार स्वीकार कर भी सकती है। विनियोग विधेयक में हमने देखा कि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि लोकसभा में करों को घटाने, कोई कर लगता है, कुछ विपक्षी सदस्य या जो सत्ताधारी दल है उसके सदस्य कोई प्रस्ताव ला सकते हैं कि यह कर की दर ज़्यादा है, इसको घटा दीजिए, या ये कर ऐसा है जो जनता पे भार डालता है, इसको समाप्त कर दीजिए। तो ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं और उनको सरकार स्वीकार भी कर सकती है। लेकिन लोकसभा किसी कर की दर बढ़ाने या नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं ला सकती है, क्योंकि ऐसे प्रस्तावों के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तो कर घटाने का प्रस्ताव आ सकता है, समाप्त करने का आ सकता है, लेकिन बढ़ाने का नहीं आ सकता, वो भी केवल लोकसभा में। राज्यसभा में तो आता ही नहीं है, राज्यसभा केवल इस पर चर्चा करती। एक पॉइंट और देखिए, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। अभी हमने पढ़ा है वित्त विधेयक, अब हम देखेंगे धन विधेयक जो मनी बिल है, अनुच्छेद 110 में उल्लेख है, और वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल जो कि 117 में उल्लेख है जिसका, वो क्या है। तो धन विधेयक के दो रूप तो हम देख ही चुके हैं, विनियोजन विधेयक, और दूसरा हम देख चुके हैं वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। लेकिन धन विधेयक के जो है कुछ और भी प्रकार है, वो हम इसमें देखेंगे, तो इसलिए हमने एक अलग से पॉइंट डिस्कस किया है। आप देखिए इस वीडियो को अच्छे से और इनको पढ़िए, क्योंकि पुस्तकों में बड़ा कन्फ्यूजन दिया होता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, कई पुस्तकों में वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक को एक ही लिखा गया है, ये दोनों अलग अलग है। फाइनेंशियल बिल अलग है और फाइनेंस बिल अलग है। फाइनेंस बिल कर से संबंधित है, फाइनेंशियल बिल धन विधेयक के अलावा कुछ और शामिल करने वाला बिल है। तो इसको देखिए, हम अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हम पढ़ते हैं एक एक को। धन विधेयक देखिए, अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई विधेयक केवल निम्नांकित सभी या किसी एक या अधिक या इनके अनुषांगिक यानी सहयोगी विषयों से संबंधित हो तो वह धन विधेयक है। यानी ये जो 6 पॉइंट आप देखेंगे, इन 6 पॉइंट, सभी 6 पॉइंट से संबंधित कोई विधेयक है, या इनमें से केवल एक ही पॉइंट है, और या एक से ज़्यादा पॉइंट है, या फिर इन 6 पॉइंट के जो सहायक पॉइंट है, अनुषांगिक जो विषय हैं उनसे संबंधित है, तो वो सब के सब माने जाएंगे धन विधेयक। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये विवाद उत्पन्न हो गया। इसको प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा का अध्यक्ष उस विधेयक को क्या प्रमाणित कर देता है कि यह धन विधेयक है, तो फिर उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो कौन कौन से विधेयक है इसमें देखिए, किसी कर का आरोपण, समाप्ति, कमी, परिवर्तन या विनिमय। अभी हम देख चुके हैं वित्त विधेयक, इसका उदाहरण जो कर लगाने से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन करना, भारत की यानी सरकार उधार ले रही है उससे संबंधित कोई कानून बना रही है, तो भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इनमें धन डालना या धन निकालना, दोनों से संबंधित। धन डालने का है वित्त विधेयक, धन निकालने का है विनियोजन विधेयक, हम पढ़ चुके हैं। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, यह आ गया विनियोजन विधेयक। वापस किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना या ऐसे व्यय की राशि बढ़ाना,
भारित का अर्थ समझ रहे हैं आप, चार्ज्ड, यानी कोई व्यय पहले वोटेड था, अब सरकार इसको चार्ज्ड घोषित करती है। चार्ज का मतलब ये हो गया कि उस पर लोकसभा में केवल बहस होगी, मतदान नहीं होगा, तो फिर वो भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि या लोक लेखे, आप जानते हैं 3 प्रकार की निधियां हैं भारत सरकार की, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा। तो के लिए कोई धन प्राप्त करना, उसकी अभिरक्षा करना, केंद्र व राज्यों के लेखे के अंकेक्षण, केंद्र व राज्यों के अकाउंट से संबंधित कोई विधेयक है तो वो भी धन विधेयक है। तो इस प्रकार इन 6 विषयों से संबंधित कोई विधेयक है तो वो सभी के सभी धन विधेयक है, जिसमें खास तौर से है संचित निधि में से धन निकालना, संचित निधि में से धन खर्च करना, संचित निधि में धन डालना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इत्यादि इत्यादि। तो एक बार आप इसको वापस देखें। धन विधेयक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। यह महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा में पारित होने पर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। वह 14 दिनों के भीतर इस पर विचार या चर्चा कर सकती है, लेकिन राज्यसभा को इसमें किसी प्रकार का संशोधन या इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। धन विधेयक की ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्यसभा के पावर इस पर बहुत कम है। यदि 14 दिन में वह इसे स्वीकृत या पारित नहीं करती है तो भी इसे पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा को यद्यपि इसके संबंध में अपनी सिफारिशें लोकसभा को भेजने का अधिकार है। हाँ, राज्यसभा को ये अधिकार है, वो कोई चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन वो लोकसभा को कह सकती है कि आप इसमें ये परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन लोकसभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी लोकसभा उस परिवर्तन को करने के लिए राजी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तो राज्यसभा उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है कि आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट देखिए इसी में, धन विधेयक लोकसभा में किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जहाँ अन्य विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा लाए जा सकते हैं, धन विधेयक केवल कोई मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। जब धन विधेयक राज्यसभा को और राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ये शक्ति केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है और उसके निर्णय को कहीं कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने जो प्रमाणित कर दिया वो फुल एंड फाइनल है। इसके बाद देखिए, जब इसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति है तो प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति यानी हस्ताक्षर कर देगा या स्वीकृति रोक लेगा। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जहाँ राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसमें हमारे यहाँ शामिल है कि राष्ट्रपति स्वीकृति कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे यानी हस्ताक्षर कर दे, या उसे रोक के रख ले, क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है। हालांकि वो प्रोविजनल टैक्स एक्ट में 75 दिनों का टाइम दिया है, लेकिन बाकी विधेयकों के बारे में कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो वो स्वीकृति दे दे, स्वीकृति रोक ले यानी अपने पास रख ले, उस पर बाध्यकारी नहीं है कि कब हस्ताक्षर करे, और तीसरा है पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये 3 है हमारे वीटो पावर। लेकिन यहाँ पर जो धन विधेयक है उनके बारे में यह है कि या तो हस्ताक्षर करेगा या रोक लेगा। वो उसको तो उसके बाद वो उसको पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो विधेयक है ये उसकी अनुमति से ही तो रखे गए हैं पहले से ही, इसलिए अब इनको पुनर्विचार के लिए लौटाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है। हम देख चुके हैं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल। कंफ्यूज मत हो जाएगा, वित्तीय विधेयक अलग चीज़ है, वित्त विधेयक अलग चीज़ है। दैट वाज फाइनेंस बिल एंड दिस इज़ फाइनेंशियल बिल, है ना, अंतर ध्यान में रखना है। तो इसके भी 2 वर्ग बना दिए गए हैं। क्या 2 वर्ग हैं जो देखिए,
वित्तीय विधेयक फर्स्ट अनुच्छेद 117(1), इसमें क्या लिखा है? ऐसा विधेयक जिसमें न केवल अनुच्छेद 110 में वर्णित कोई या सभी विषय हो बल्कि अन्य सामान्य विधायन के विषय भी हो। यानी 110 में जो हमने 6 विषय देखे थे उनमें से कोई एक या सारे विषय हो, और साथ ही साथ कोई अन्य विषय हो जो अनुच्छेद 110 में नहीं है। यानी जो दूसरे विषय हैं सरकार के, यानी 2 प्रकार के विषय शामिल हो गए इसमें, 110 वाले और अन्य वाले। तो उसको कहेंगे अपन वित्तीय विधेयक फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट का 117(1) में जिसका उल्लेख है। इस विधेयक की धन विधेयक से क्या समानता है जरा समझे। यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इसमें धन विधेयक के कोई प्रावधान शामिल है। इसे लोकसभा में ही प्रस्तावित या प्रस्तुत किया जाएगा, ये समानता है देखिए। लेकिन उपयुक्त 2 के अतिरिक्त यह विधेयक अन्य साधारण विधेयकों के समान है, अतः राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार भी कर सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है वित्तीय विधेयक में, कि राज्यसभा इसमें चेंज कर सकती है, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा के पास किसी प्रकार का संशोधन या उसको रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने, स्वीकृति रोकने और पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार रखता है। हमने देखा धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, लेकिन वित्तीय विधेयक को लौटा सकता है। दोनों सदनों में इस विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, ये महत्वपूर्ण है। जबकि उसमें तो गतिरोध का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है उसको अस्वीकार करने या संशोधित करने के, लेकिन इसमें है तो इसलिए गतिरोध हो सकता है। वित्तीय विधेयक की कैटेगरी सेकंड देखिए, अनुच्छेद 117(3) में उल्लेख है इसका। क्या है? इसमें केवल संचित निधि में से किए जाने वाले भारित व्ययों से संबंधित प्रावधान होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 में उल्लेखित कोई विषय होता ही नहीं है। यानी यह फिर वही बात आ गई कि इस विधेयक में संचित निधि से किए जाने वाले जो भारित व्यय हैं, भारित व्यय का अर्थ है जो चार्ज्ड जिसको कहा गया है, यानी जो चार्ज्ड खर्चे हैं उनसे संबंधित प्रावधान इसमें है। लेकिन अनुच्छेद 110(1) में जो 6 विषय हमने देखे थे उससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। धन का प्रावधान है, भारित व्यय धन से संबंधित इशू है, लेकिन इन 110(1) में उल्लेखित 6 विषयों से रिलेटेड ये नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए कैटेगरी ए में हमने देखा इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये किसी भी सदन में आ सकता है, और प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। हमने उसमें देखा कैटेगरी में कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। कारण यह है इसमें ऐसा क्यों है कि किसी भी सदन में और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी नहीं चाहिए, कारण यह है कि इसमें ये 6 जो हमारे मैटर हैं या विषय हैं ये इसमें नहीं है, इसलिए इसकी पूर्वानुमति भी नहीं चाहिए और लोकसभा में पेश करने का ठेका भी इसका नहीं है, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दो। लेकिन इसे तभी विचारित व पारित किया जाएगा जब राष्ट्रपति ऐसा करने की अनुशंसा करे, यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश करे उस सदन को जिसमें इसको प्रस्तुत किया गया कि हाँ आप इस पर चर्चा कीजिए, तभी इसके ऊपर चर्चा होगी और फिर इसे पारित। इसके अन्य सभी प्रावधान तो ये कुल मिला के एक साधारण विधेयक ही है। इसमें बस केवल एक अलग बात साधारण विधेयक से ये आई है कि राष्ट्रपति जो है उस सदन को संदेश भेजता है कि आप इस पर चर्चा कीजिए, बस। बाकी सारी की सारी बातें इसकी साधारण विधेयक जो जनरल विधेयक है जो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस पे राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए ही नहीं, उससे मिलता जुलता पूरी तरह ये विधेयक है। तो अब आप समझ गए होंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक, विनियोजन विधेयक ये कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने जो है कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद कभी भी इनको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं हम इसमें जल्दी से। अनुदान मांगे, अभी हमने ऊपर चर्चा की, डिमांड्स फॉर ग्रांट, ये विभागवार व्यय का ब्यौरा होती है। सिंपल है बिल्कुल, हर विभाग कितना खर्च करेगा
उसका विवरण है। कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? केवल लोकसभा में। प्रत्येक विभाग एक एक करके इनको लोकसभा में प्रस्तुत करता है, इन पर बहस व मतदान होता है। पारित होने के बाद प्रत्येक मांग अनुदान बन जाती है, अर्थात उस विभाग मंत्रालय को अनुच्छेद 113 में उल्लेख के लिए वह राशि उपलब्ध हो जाती है। फिर वही बात आई, उपलब्ध हुई है, अलॉटेड हुई है, लेकिन खर्च करने की अनुमति नहीं है। अनुदान मांगे खर्च करने की अनुमति कब मिलेगी? जब विनियोग विधेयक में यही अनुदान मांगे सारी विभागों की अनुदान मांगों को एक साथ करके पारित किया जाएगा। अनुदान मांगों की संख्या देखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है। रक्षा से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं उनकी 6 है। रेलवे से संबंधित जो अनुदान मांगे उनकी संख्या 32 है। और बाकी सारे विभागों से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं उनकी संख्या 103 है। और कुल मिला के जो इनकी संख्या है वो 141 है, 141 है। तो तीनों की जोड़ कर दी गई है। अनुदान मांगों पर बहस करने और मतदान करने के लिए कुल 26 दिन होते हैं। यह महत्वपूर्ण है। 26 दिनों के अंदर अंदर इन 141 पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए, बहस हो जानी चाहिए और पारित भी हो जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमने पिछले बजट वाले वीडियो में देखा कि लास्ट में, आखिरी में सभी अनुदान मांगे जिन पर चर्चा और बहस नहीं हो पाई है उनको एक साथ पारित कर दिया जाता है और उसको गिलोटिन बोलते हैं हम, जो हमने उस वीडियो में देखा था। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव भी आते हैं। ये कटौती प्रस्ताव क्या है इनको भी समझेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण है ये, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये वीडियो अत्यधिक ज़्यादा अवधि का बन जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर देते हैं विराम। और अगले वीडियो में हम यहाँ से ही चालू करेंगे कि अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव कौन से आते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BA में हो, चाहे MA लोक प्रशासन में हो, राजनीति विज्ञान में हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उन सब को इस वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से सभी को इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।